नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूँ। जैसा कि जानते हैं, आज है 25 मई 2020। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड शेयर के बारे में, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी बहुत ही चर्चा हो रही है इन्वेस्टर्स के बीच में, रिटेलर इन्वेस्टर्स के बीच में। क्योंकि अभी जो उसकी शेयर प्राइस है मात्र 2 से 3 रुपये की बिटवीन में लाई कर रही है और अभी ये पेनी स्टॉक है। तो लोगों का कहना है कि अगले आने वाले समय में अप्रॉक्स 100 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू जा सकती है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। तो हम इस वीडियो में इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसका जो बिजनेस सेगमेंट है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और हम इसके जो वैल्यूएशन है उनको डिटेल में देखेंगे, इसके फाइनेंशियल को देखेंगे। और दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो इसकी रियल वैल्यू है वो कितने रुपीज़ है, और हम लोग देखेंगे क्या ये मल्टीपल रिटर्न दे पाएगा, उसको भी डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट है उन पर भी हम थोड़ी बहुत नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करने से पहले जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और मैंने इन्फॉर्मेशन जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज दी वन ऑफ दी इंडिया लीडिंग नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स एंड ऑपरेटर। मतलब जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो इंडिया की लीडिंग कंपनी के क्षेत्र में, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ही फोकस कर रही है। तो उनका जो लक्ष्य है कि अगले आने वाले कुछ सालों बाद जो इंडिया है वो लीडिंग रहे रिन्यूएबल एनर्जी की। तो दोस्तों ऐसा गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि जो इंडिया है वो लीडिंग कंट्री रहे रिन्यूएबल एनर्जी में? ऐसा इसी कारण से क्योंकि जो कंट्रीज़ रहने सभी उनकी जो गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री से जो कार्बन का फुटप्रिंट है, मतलब कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं जिससे पॉल्यूशन फैलता है, उसको कम किया जाए। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली को ले लीजिए दोस्तों। यही कारण है कि जो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि जो इंडिया है वो लीडिंग कंट्री बने रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबली। तो दोस्तों आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऊर्जा ग्लोबल कंपनी है उसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो एक अच्छा बिजनेस सेगमेंट है अगले आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए। तो उसको हम और डिटेल में भी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब और देख लेते हैं किस किस क्षेत्र में अपना काम करती है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। ऊर्जा इज एंगेज्ड इन डिजाइन कंसल्टेंसी इंटीग्रेशन सप्लाई इंस्टॉलेशन कमिश्नरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। मतलब इससे आप बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा ग्लोबली लिमिटेड है वो रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है मेनली। और रिन्यूएबल एनर्जी भी किस चीज़ पर फोकस करती है? वो सोलर एनर्जी पर फोकस करती है। तो दोस्तों जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो मेंटेन करती है ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर पैनल। मतलब ये मेंटेनेंस के साथ साथ इनको डिज़ाइन भी करती है, मतलब खुद मैन्युफैक्चर करती है, कंसल्टेंसी करती है, इनका मेंटेनेंस भी करती है, इनका कमिश्नरिंग इंस्टॉलेशन भी खुद करती है। मतलब सभी वर्क इसका मैन्युफैक्चर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, मार्केटिंग तक सभी इसी का वर्क है पूरा, डिज़ाइनिंग से लेके मेंटेनेंस तक, इंस्टॉलेशन तक। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी उसके पास सीधा पैसा आता है, किसी दूसरे के जरिए नहीं आता। क्योंकि दोस्तों ये डिज़ाइन भी खुद कर लेती है सोलर पैनल को, डिज़ाइन के साथ साथ ये क्या सप्लाई भी करते हैं और इनका इंस्टॉलेशन भी करते हैं। अगर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरत है इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे मेरे को ज़रूरत है, तो ये इंस्टॉलेशन भी करा के देगी। जो कंपनीज इंस्टॉलेशन कराती हैं जैसे आईटी कंपनी हुई, ऑटोमोबाइल्स कंपनी हुई, उनके लिए भी इंस्टॉलेशन करा के देती है। और इसके साथ इंस्टॉलेशन तो ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी जो मेंटेनेंस लगता है उसको भी यही करती है। तो देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सभी काम करती है सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड, सोलर पैनल से रिलेटेड, ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में है जो। तो चलिए दोस्तों अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, बात करते हैं इसकी जो प्रमोटर है उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज द प्रमोटेड बाय द प्रोमोटर्स ग्रुप हेलिंग फ्रॉम राजस्थान। मतलब जो प्रोमोटर ग्रुप है वो किसको बिलोंगिंग करता है? राजस्थान से इसका प्रोमोटर ग्रुप है। और विच मोर देन 2 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो इसके प्रोमोटर ग्रुप है उसके पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस्ड इसका स्टॉफ है। तो जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बाकी और बड़े बड़े जो प्रमोटर्स हैं वो सभी इसके एक्सपीरियंस्ड हैं। अप्रॉक्स 20 साल का उनके पास एक्सपीरियंस्ड है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि हम जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। बाय वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी। हम इसी कारण से डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जो उसका स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो 1 रुपये से जंप होकर 10 रुपये तक पहुंच गया था मात्र 4 से 5 महीने के अंदर। ये टाइम कब का है? अक्टूबर 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक। तो दोस्तों आप इसको चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं 8 सितंबर 2017 से लेकर 19 जन 2018 तक, मतलब अप्रॉक्स 5 महीने में इसने जो रिटर्न दे दिए थे अप्रॉक्स 905.56% के, देख सकते हैं। और इसकी जो शेयर प्राइस थी वो कितनी रुपीज़ बढ़ी थी? अप्रॉक्स 8.15 रुपीज़ की शेयर प्राइस बढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं मात्र 5 महीने के अंदर ही अंदर इसने अप्रॉक्स 900% के रिटर्न दे दिए थे। तो दोस्तों हम लोग इसी कारण से इस शेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अगले आने वाले 5-10 सालों के अंदर क्या मल्टीबैगर शेयर बन सकता है, विल इट बिकम अ मल्टीबैगर शेयर। तो चलिए दोस्तों अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम देख लेते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमने जो इसका बिजनेस मॉडल उसके बारे में डिस्कशन कर लिया कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपना काम करती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो क्या क्या प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए देख लेते हैं। ये ई रिक्शा का मैन्युफैक्चर करती है और ये जो ई रिक्शा बनाती है वो ना तो डीजल से चलते हैं ना ही पेट्रोल से। ये स्पेशल टाइप की बैटरी से चलते हैं जिसमें लिथियम होता है। और जो बैटरी से ये चलते हैं, मतलब जिस बैटरी से ये चलते हैं उसका मैन्युफैक्चर भी यही कंपनी करती है। मतलब देख सकते हैं ऑटो का मैन्युफैक्चर तो करती है, रिक्शा का मैन्युफैक्चर तो ये करती है, लेकिन साथ ही साथ बैटरी
का भी खुद मैन्युफैक्चर करती है। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट रिक्शा, आप देख सकते हैं पिक में ये 3-4 रिक्शा हैं जिनका मैन्युफैक्चर करती है, मैंने इसी की साइड से निकाले हैं। और आप इस सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं बैटरी का भी मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4 टाइप की बैटरी का मैन्युफैक्चर करती है। तो पहली सोलर बैटरी मतलब जो सोलर एनर्जी पर डिपेंड होती है, दूसरी है ई रिक्शा बैटरी मतलब जो रिक्शा को चलाने में काम आती है, और तीसरा है ऑटोमोटिव बैटरी, और चौथा इन्वर्टर बैटरी जो इन्वर्टर्स के लिए काम आती है। तो ये सोलर इन्वर्टर का भी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं एलईडी लाइट्स एंड एलईडी बल्ब्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों इसमें 4 टाइप की एलईडी लाइट का मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर आती है स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट और पैनल लाइट। और पैनल लाइट मतलब ये दो टाइप की पैनल लाइट है, एक स्क्वायर रहती है एक राउंड रहती है, और ये दोनों सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है, मतलब ये सोलर एनर्जी पर बेस्ड होती हैं। अब चलिए दोस्तों और प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर करती है पीवी मॉड्यूल, जिसको सोलर पैनल भी बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं पिक में। और दोस्तों इनकी जो पावर रहती है वो अलग अलग पावर जनरेट करते हैं, आप देख सकते हैं बोल्ट के अकॉर्डिंग अपनी पावर जनरेट करते हैं, और इनके इसी के अनुसार इसके प्राइस भी इंक्रीज होते जाते हैं। वहीं आगे देखते हैं वाटर हीटर का भी मैन्युफैक्चर करती है, भी सोलर वाटर हीटर रहता है, सोलर एनर्जी पर डिपेंड रहता है। वहीं दोस्तों सोलर लालटेन का मैन्युफैक्चर करती है, आप पिक में देख सकते हैं इसकी भी छोटी बड़ी साइज रहती है अलग अलग बोर्ड के अकॉर्डिंग। दोस्तों पावर पैक की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका ये मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने जो घर है उसको इलेक्ट्रिसिटी की बदले सनलाइट के ऊपर भी बेस्ड कराना चाहता है तो वो पावर पैक की सर्विसेज ले सकता है। वहीं दोस्तों होम लाइटिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आपकी जो लाइटनिंग है घर की वो इलेक्ट्रिसिटी के बदले सोलर एनर्जी पर डिपेंड कर सकती है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं। तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये स्पेशल टाइप का चार्जर होता है जो कि सोलर एनर्जी पर डिपेंड होता है। अब चलिए जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने इसकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी की वेबसाइट पर निकाले, मुझे बस 5 ही प्रोजेक्ट देखने को मिले जो अभी मुझे लग रहा है कि अभी अपडेटेड हैं, जो न्यूएस्ट हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ सोलर लालटेन टू सीआरपीएफ मेघालय मतलब सीआरपीएफ में इसने सोलर लालटेन का सप्लाई किया था। वहीं सप्लाई ऑफ एसी एलईडी लाइट्स एंड अर्ध कुंभ मेला 2016 हरिद्वार मतलब जो अर्ध कुंभ मेला लगा था, कुंभ का मेला हरिद्वार में 2016 में, उधर पे इसने एसी एलईडी लाइट की सप्लाई करी थी। वही इंस्टॉल एसबीपी पावर प्लांट एट सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स झारखंड मतलब झारखंड की जो सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है उधर पर इसने एसबीपी पावर पैनल मतलब जो सोलर पावर प्लांट रहते हैं उधर पे इसका इंस्टॉलेशन किया था। वहीं इंस्टॉल्ड सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट इन वेरियस ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया मतलब इसने बहुत सारी ग्राम पंचायत जो कि इंडिया में है उधर पर इसने सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट का इंस्टॉलेशन भी किया था। और देख लेते हैं इंस्टॉल्ड सोलर पैनल इन द वेरियस ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया मतलब एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ साथ इसने सोलर पैनल का भी इंस्टॉलेशन किया था सारी ग्राम पंचायत में अक्रॉस इंडिया। अब चलिए दोस्तों जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है उसके हम वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसका जो मार्केट कैप है उसको देख सकते हैं, अप्रॉक्स 111.59 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू ₹1 की। अब दोस्तों इंडस्ट्री का जो पीई रेशियोज के बारे में डिस्कस करें तो 11.52 इंडस्ट्री का पीई रेशियो है। वहीं इसका पीई रेशियो की बात करें तो अप्रॉक्स 73.33 इसका पीई रेशियो है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये शेयर, कितना ज़्यादा महंगा मिल रहा है अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले। अप्रॉक्स 6 to 7 टाइम्स इसकी जो रेट है वो हाई है। लेकिन शेयर कितने रुपये का है, मात्र ₹2 का, लेकिन आप इसकी इंडस्ट्री के मुकाबले इसके रेट दे सकते हैं तो अप्रॉक्स 6 to 7 टाइम हाई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इसकी रियल वैल्यू बनती है वो बनती है मात्र 0.3 to 0.5 पैसा, मतलब बोल सकते हैं 30 पैसे से लेके 50 पैसे तक इसकी रियल वैल्यू बनती है। और हाँ दोस्तों अब इसकी जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मात्र 0.03 इसकी अर्निंग पर शेयर, मतलब आप बोल सकते हैं कि अभी जो इसकी प्राइस है अप्रॉक्स ₹2 चल रही है तो उसके मुकाबले इसकी जो ईपीएस है मात्र जो 2 से 1% के बिटवीन में इसकी ईपीएस है। तो देख सकते हैं कितनी कम इसकी ईपीएस है। वहीं इसकी हम लोग अब पी की तो बात हो गई, अब इसकी हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो मात्र 0.89 इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। वहीं दोस्तों इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो मात्र ₹2.46 की बुक वैल्यू। वहीं दोस्तों इसका जो डिलीवरेबल परसेंटेज है लास्ट सेशन में मतलब फ्राइडे के दिन अप्रॉक्स 100% लोगों ने इसमें अपनी डिलीवरी उठाई। तो दोस्तों ओवरऑल जो इसका वैल्यूएशन रहा ये शेयर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ने भी देखा इसकी पी अप्रॉक्स 73 है, वही इंडस्ट्री की पी मात्र 11 की है। देख सकते हैं दोस्तों इंडस्ट्री की पी के मुकाबले अप्रॉक्स 6 to 7 टाइम ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इसकी रियल वैल्यू बनती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, अप्रॉक्स 0.3 to 0.5 पैसा मतलब 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक इसकी रियल वैल्यू बनती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र ₹2 का शेयर होते हुए भी कि कितना ज़्यादा महंगा है इसके वैल्यूएशन के हिसाब से। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस शेयर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अगले आने वाले समय में बहुत ज़्यादा है, मतलब वो इसकी ग्रोथ की कामना कर रहे हैं, मतलब इच्छा कर रहा है, अपेक्षा है उन लोगों को इसकी ग्रोथ की। इसी कारण से जो इसका वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब चलिए दोस्तों हमने इसका वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब इसके जो फाइनेंशियल है उनको देख लेते हैं। तो चलिए अब चलिए दोस्तों इसके फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो इसकी जो सेल्स रही हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं जून 2018 में 39 थी, वहीं सितंबर में 32, दिसंबर में 36, मार्च 2019 में 48, जून में
52, सितंबर 2019 में 42 एंड दिसंबर 2019 में 40। तो देख सकते हैं इसकी जो सेल्स हैं वो 40 के रेंज में ही लाई कर रही, ना तो इससे ऊपर बढ़ रही ना ही इससे नीचे आ रही। बस एक बार इसका जो 50 सेल्स है वो 50 तक गया था, 50 करोड़ तक गई थी। तो इससे आप बोल सकते हैं कि इसकी जो सेल्स है उनमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। देख सकते हैं जून 2018 में अप्रॉक्स 39 करोड़ की सेल थी और दिसंबर 2019 की याद करें इसमें मात्र 1 करोड़ की जो सेल्स है उनमें बस ग्रोथ देखने को मिली और सेल्स हो गई है 40 करोड़। तो आप देख सकते हैं जून 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक इसकी जो सेल्स हैं उनमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिला। एक इसके लिए गलत न्यूज़ है। वहीं आप इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो देख सकते हैं सेल की कंपेयर में, तो देख सकते हैं इसके जो एक्सपेंसेस रहे हैं जून 2018 में तो 40 करोड़ रहे हैं, वो इसकी जो सेल्स हुई है मात्र 39 करोड़। तो आप देख सकते हैं सेल्स से ज़्यादा तो उसके खर्चे हो गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अभी अपनी खर्चे को काबू नहीं कर पा रही है। काबू क्यों नहीं कर पा रही इसको अभी हम पीछे डिस्कस करेंगे। तो इससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है। और वहीं सितंबर 2018 की याद करें तो देख सकते हैं एक्सपेंसिव और सेल तो साथ ही साथ हुए थे, मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो जीरो था। वहीं इसका दिसंबर 2018 की बात करें तो तब भी जीरो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और मार्च 2019 की बात करें तो इसका बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ थे। देख सकते हैं सेल्स और एक्सपेंसिव साथ ही साथ थे, बस एक्सपेंसिव 1 करोड़ कम थे। वहीं जून 2019 की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो था। वहीं सितंबर 2019 की बात करें तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ था, वो देख सकते हैं एक्सपेंसिव 1 करोड़ कम हुए थे। और वहीं दिसंबर 2019 की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो था। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी हम पीछे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उस पर एक नज़र डाल सकते हैं। देख सकते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो जून 2018 में था -2%, वहीं दिसंबर 2019 में 1%। तो आप देख सकते हैं जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम क्यों है, कम इसी कारण से क्योंकि ये अपने खर्चे पर काबू नहीं कर पा रही और जितनी ये सेल्स कर रही उससे ज़्यादा तो इसके खर्चे हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मैंने 100 रुपीज़ की सेल करी और मैंने 99 रुपीज़ का इस पर खर्चा किया। खर्चा कैसा हो जाता है इनका कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनको इनको फिर इंस्टॉलेशन करना, इनका मेंटेनेंस करना, ये सब इसके खर्चे में आ जाता है। तो बस मुझे जो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 करोड़ रुपीज़ में इसमें प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट रहा वो बहुत ही कम होता है। इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सेल्स के अकॉर्डिंग। तो 100 रुपीज़ की तो सेल करो, 99 का इसका एक्सपेंसिस हो गया, खर्चा हो गया। इसके लिए कितना बचा, मात्र 1 करोड़ इसका बचा है। तो इसी में इसको सब कुछ करना है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के लिए अभी गलत न्यूज़ है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम है, अप्रॉक्स 1% निकल के आ रहा है। देख सकते हैं अभी दिसंबर 2019 में। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करते हैं अक्टूबर क्वार्टर 2019 में, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 2% था। तो आप देख सकते हैं कि जिसके जो खर्चे हैं उस पर ही काबू नहीं रख पा रही। अब चलिए दोस्तों और आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थे इसके फाइनेंशियल उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसकी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2014, 15, 16, 17, 18, 19 में जो सेल्स हुई हैं 114, 121, 128, 128, 133, 136। तो देख सकते हैं 2019 मार्च तक 136 की सेल्स हुई हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी सेल्स हैं उनमें ज़्यादा हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को मिली नहीं है, मिली है भी है। तो इसके जो एक्सपेंसिव हैं वो भी तो सेल के साथ बढ़े हैं। आप देख सकते हैं मार्च 2019 में जितनी इसकी सेल नहीं उतने तो उसने खर्चे कर दिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो उसकी सेल्स रही है मार्च 2019 में 136 करोड़ इसकी सेल्स रही, वो इसके खर्चे की बात करें तो सेल से ज़्यादा तो उसने खर्चा कर दिया, अप्रॉक्स 137 करोड़ का इसने खर्चा कर दिया। तो वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी पिछले बार जैसा ही देख सकते हैं, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम आ रहा है, अप्रॉक्स 0% रहा मार्च 2019 में। तो देख सकते हैं इसी कारण से जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पा रही, सभी खर्चा कर दे रही है, सब मेंटेनेंस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, इन सब के लिए। अब इसका जो बच रहा है वो बहुत ही कम बच रहा है, अप्रॉक्स 1 to 2 करोड़ ही इसके लिए बच पा रहा है। अब दोस्तों आप इसका नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इधर पे मार्च 2014 का है, इधर पे मार्च 2019 का। तो आप देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो भी बहुत ही कम रहा है, प्लस 1 करोड़ -1 इधर पे लॉस में थी, 1 करोड़ इधर पे लॉस में थी, इधर पे कुछ हुआ ही नहीं, जितने खर्चे करे उतनी ही इसने सेल करी है। और इसकी ईपीएस की याद करें दोस्तों तो इसकी ईपीएस आप देख सकते हैं, इसकी ईपीएस मार्च 2014 में थी 0.02। वहीं अभी की बात करें तो जो ईपीएस थी मार्च 2019 में 0.03, और अभी जो टीटीएम की बात करें तो इसकी ईपीएस है 0.03। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ईपीएस है उनमें भी कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। और अप्रॉक्स जो इसकी ईपीएस है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 2 से 1% की इसकी ईपीएस है। तो देख सकते हैं तो बहुत ही कम इसकी ईपीएस है। चलिए दोस्तों अभी हमने जो इसके क्वार्टर के रिजल्ट है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलिए इसकी जो अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ उसको ले लेते हैं। तो इसके जो रिजर्व हैं आप देख सकते हैं, इसके जो रिजर्व रहे हैं मार्च 2014 में वो थे 103 करोड़, मार्च 2015 में 102, 16 में 103, 104 रहे, 17 में 18 में 103, 19 में 103, और सितंबर 2019 की बात करें जो क्वार्टर सेकंड की बात करें 2019 में, तो इसकी आप देख सकते हैं रिजर्व। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो रिजर्व है वो तो बढ़े हैं, इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इसकी जो रिजर्व है अप्रॉक्स 1.8 करोड़ इसके अभी रिजर्व है। तो एक इसके लिए अच्छी न्यूज़ है कि इसके पास अभी रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी बोरिंग से उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने ये डाटा Screener.com
से निकाला है। तो चलिए इसकी बोरिंग्स है उनको देख लेते हैं। तो इसकी बोरिंग्स रही मार्च 2014 में 1 करोड़, वहीं 15 में इसकी बोरिंग्स देख सकते हैं 10 गुना बढ़ गई थी, 10 करोड़। वहीं इसकी बोरिंग्स 16 में कमी थी, 17 में कमी थी, 18 में कमी थी, 19 में सेम थी और सितंबर 2019 में फिर बढ़ गई थी। मतलब देख सकते क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो बोरिंग्स है मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक इसकी बोरिंग्स में 4 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली। 4 करोड़ इसकी बोरिंग्स बढ़ी है, इसके लिए गलत न्यूज़ है। मतलब कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इसकी इमेज पे कि इसकी जो बोरिंग्स है वो क्यों बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जो बोरिंग्स है वो कमी है। तो चलिए दोस्तों, अब जो एनएससी का डाटा है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने पीछे देखा है कि जो इसके खर्चे हैं वो सेल्स के साथ लगातार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों इसका एक कारण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी तो खुद नहीं बनाती, इसके क्षेत्र में काम करती है, इसके पार्ट्स को वो खुद सप्लाई करती है। इसके पार्ट्स की डिजाइनिंग से लेकर इसके मैन्युफैक्चर तक, इसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इसको इंस्टॉलेशन करती है, मेंटेनेंस करती है, मतलब सभी ये काम करती है, बस खुद एनर्जी नहीं बनाती। तो इसके जो कस्टमर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो एनर्जी बनाती है, रिन्यूएबल क्षेत्र में काम करती हैं, तो जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी वो एनर्जी बनाती है तो वो एनर्जी गवर्नमेंट खरीदती है, और गवर्नमेंट जो एनर्जी खरीदती है उसकी एक प्राइस निश्चित रहती है जो हर टाइम पे वो बदल सकती है गवर्नमेंट। तो 2017 से लेकर 2019 तक जो उसकी प्राइस है वो थोड़ी बहुत कम ही है, जिस कारण से जो इसके कस्टमर हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एनर्जी बनाती हैं वो इसके कस्टमर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी प्राइस कमा दी है थोड़ी बहुत, तो जिससे उनको सस्ते में एनर्जी बनानी है रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो उनका कहना है कस्टमर्स का, इसके बड़ी बड़ी कंपनीज का, कि आप जो हमको पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, आप जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट्स का, उनको आप कम रेट में करें। अभी ये बहुत ज़्यादा रेट है इनकी, तो जिस कारण से जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो अपने जो पार्ट्स है उनका मैन्युफैक्चर से लेके उसकी डिजाइनिंग तक अपनी कम कॉस्ट में नहीं कर पा रही है, जिससे जो उसके खर्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं सेल्स के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इसके ऊपर से इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट का, क्योंकि डायरेक्टली प्रेशर इसके जो कस्टमर्स हैं, इसकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है उनके ऊपर पड़ रहा है, तो उनसे ही मिलता जुलता इसका काम है, इसके ऊपर भी इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो इसकी सेल्स हैं वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जो इसके एक्सपेंसेस हैं, इसके खर्चे हैं वो सेल्स के साथ क्यों बढ़ रहा है। तो आप इससे डिटेल में समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं इसका जो एरिया है, इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन अगले आने वाले समय में इसका तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, इसका फ्यूचर अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन एक इसके लिए निगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें कॉम्पिटिशन तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इन लोगों के पास एक चैलेंज, एक चुनौती है कि इन लोगों को अपनी सेल्स तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ में अपने एक्सपेंसेस को कम करने, अपने खर्चे को कम करने। और एक और चैलेंज है कि ये जो पार्ट्स बनाएंगे वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लाई किसको करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को, वो किससे रिलेट करने गवर्नमेंट को, जिस कारण से अगर ये महंगे पार्ट सप्लाई करेंगी तो वो कंपनी से खरीदेंगे नहीं, दूसरी कंपनी से खरीद लेंगी, जिस कारण से उनके पास एक और चैलेंज है कि तो जो पार्टी बनाती हैं जैसे सोलर पैनल वगैरह, स्ट्रीट लाइट या तो फिर हुआ इन्वर्टर, तो इनके पास एक चैलेंज है कि इनको कम कॉस्ट में बनाना और अच्छी क्वालिटी में बनाना, क्वालिटी भी मेन डिपेंड करती है। तो जिस कारण से जो कंपनी है वो इनसे खरीदे, जो उसके कस्टमर हैं बड़े बड़े कस्टमर हैं वो उनसे खरीदें, तो इसके पास 2-3 चैलेंज हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब अपने चैलेंज को कैसे कंप्लीट करती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो एनएससी का डाटा है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था फ्राइडे के दिन अप्रॉक्स 22 मई के दिन, वो कितना था 2.2 रुपीज़, और अप्रॉक्स इसमें अपर सर्किट लगा था 4.76% को, और अप्रॉक्स 10 पैसे का इसमें अब देखा गया था। वहीं इसकी ओपनिंग की बात करें, अपर सर्किट में ओपन हुआ था, हाई सी का 2.2 रुपीज़ था, लो का 2.2 रुपीज़ था, और क्लोज भी सी पर हुआ। वहीं इसका 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई है वो है 3.05 रुपीज़, जो बना था 17 जुलाई 2019 में। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो जो है मात्र 0.9 पैसा, 90 पैसा बोल सकते हैं इसको, जो बना था अभी 30 मार्च 2020 के दिन। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी जो रियल प्राइस है अप्रॉक्स 0.30 पैसे से लेकर 0.50 पैसे उधर तक ये आ ही नहीं पा रही, क्योंकि लोगों को इसका जो फ्यूचर है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इसके फ्यूचर, इसकी ग्रोथ को लेकर, तो जिस कारण से इसकी प्राइस है वो इसकी रियल वैल्यू पे नहीं आ पा रही। तो इसका एक मेन कारण है कि जो इसकी पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब चलिए दोस्तों, इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटी हुई है टोटल उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें डाटा नहीं दिया, इसको हम बीएससी पर देख लेंगे। वो इसमें आप बाय क्वांटिटी को देख सकते हैं, तो कितनी अभी बाय क्वांटिटी के ऑर्डर पेंडिंग है, अप्रॉक्स 5,26,270 क्वांटिटी के शेयर्स अभी पेंडिंग में एएम ऑर्डर में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो फ्राइडे के दिन कितनी क्वांटिटी के शेयर्स ट्रेड हुए थे, अप्रॉक्स 6,45,674 शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो आप बोल सकते हैं कि ये अप्रॉक्स इसकी जो अभी बाय क्वांटिटी ऑर्डर में लगी हैं उसी के अप्रॉक्स में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ट्यूसडे के दिन भी इसमें सर्किट देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग ने इसका एनएससी का डाटा देख लिया, अब चलिए बीएससी का डाटा देख लेते हैं, इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज बस। अब चलिए दोस्तों, बीएससी के पेज पर मैं आपको लेके आया, इसमें जो डिलीवरी क्वांटिटी हो उनके बारे में बस डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी फ्राइडे के दिन अप्रॉक्स 24,44,610,
और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो पूरी क्वांटिटी लोगों ने डिलीवरी में ली थी और 100% इसका डिलीवरेबल परसेंटेज था। मतलब आप देख सकते हैं लोग अभी इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस कारण से वो उसमें परचेज कर रहा है। मैंने आपको इसका वैल्यूएशन बता दिया, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महंगा शेयर लग रहा है अभी। और इसकी जो ग्रोथ है वो भी मैंने आपको बता दी कि इसकी ग्रोथ अभी ठीक ठाक से नहीं हो रही। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है लगातार सेम ही बनता आ रहा, और इसका जो एक्सपेंसेस हैं, इसके जो खर्चे हैं, वो कंपनी कम नहीं कर पा रही। अगर ये अपने खर्चे को कम कर ले तो आप इसमें परचेज कर सकते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, अब जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है मार्च 2020 में 31.55 है, वहीं सितंबर 2019 में थी जो 31.75%। तो देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कमी है सितंबर की अपेक्षा मार्च में। तो इसके लिए बैड न्यूज़ है, इसके लिए नेगेटिव पॉइंट। दोस्तों अभी हमने देखा कि इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ डेब्ट है भी नहीं, लेकिन फिर भी इस कंपनी की जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग वो अपनी होल्डिंग में कमा रहे थे। तो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा क्यों है कि जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहे और अपनी होल्डिंग कमा रहे हैं। इनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 50% के ऊपर होनी चाहिए थी इस कंपनी में, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग कमाई। वहीं पब्लिक की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और टोटल जो परसेंटेज रहा 100। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम इस कंपनी के नेगेटिव एवं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके जो कौन से वो पॉजिटिव पॉइंट है और कौन से वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए वर्चुअली डेब्ट फ्री मतलब कंपनी है जो वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.64 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मतलब जो स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से अप्रॉक्स 0.64 टाइम्स कम पर ट्रेड हो रहा है। मतलब इसकी बुक वैल्यू से इसकी जो अभी प्राइस ट्रेड हो रही है वो कम है। अब चलिए दोस्तों, इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं कौन से उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ 3.58% ओवर पास्ट ईयर। मतलब जो कंपनी है उसने अपनी ग्रोथ पुअर ग्रोथ दिखाई है लास्ट 5 साल में अप्रॉक्स 3.58% की इसने पुअर ग्रोथ दिखाई। वहीं दोस्तों आगे देख लेते हैं तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो कम है, अप्रॉक्स 31.55% है और इन्होंने अपनी होल्डिंग कमाई है, हम लोग ने देख लिया पीछे। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 0.04% फॉर लास्ट 3 ईयर। मतलब जो कंपनी है उसकी ROE है वो मात्र 0.04% है लास्ट 3 साल में। वहीं हमने इसकी EPS देखी, वो भी बहुत कम है, अप्रॉक्स 0.03 इसकी EPS है। वहीं इसकी अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ ₹1.56 करोड़। मतलब जो इसकी अर्निंग है उसमें अदर्स इनकम भी इंक्लूड है। मतलब इसकी जो अदर्स इनकम आती हैं वो भी इसकी अर्निंग में इंक्लूड है, और जो कि है मात्र 1.56 करोड़। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स। तो अब हमने इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने अपना एनालाइज करके आपको बता दिया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप डिटेल में खुद का एनालाइज करें, अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं आपके उनसे आप सलाह लेकर इस पर इन्वेस्टमेंट करें। और मैंने आपको इसकी रियल वैल्यू बता दी, उस वैल्यू से अभी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। आपको करना है तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद एनालाइज करके इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिस्क पर। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।